ठीक है। तो लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन था वो था मृदा अवक्रमण को समझाइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर किस तरह से बन सकता है। क्वेश्चन है मृदा अवक्रमण को समझाइए। मृदा अवकरण क्रमण को समझाइए और क्या कारण है मृदा अवक्रमण के वो भी बताइए। ये दो चीज मैंने दी थी आपको कि एक तो मृदा अवक्रमण क्या होता है वो समझाइए, और साथ ही में मैंने ये भी बोला था कि क्या कारक है, क्या कारण है जो मृदा अवक्रमण को बढ़ावा देते हैं। देखिए, मृदा अवक्रमण मृदा अपरदन से संबंधित ही चीज है, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है। मृदा अपरदन में मृदा खुद बहकर कट कर चली जाती है, लेकिन मृदा अवक्रमण की बात करें तो अवक्रमण का मतलब होता है फर्टिलिटी कम होना। यानी अगर मानव द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही है, देखिए हम लोग को जब खेती करते हैं, हम लोग जब एग्रीकल्चर करते हैं तो मानव जो जो क्रियाएं करता है, चाहे वो मशीनों द्वारा की गई यांत्रिक क्रिया हो, चाहे खाद या पेस्टिसाइड डाले हुए रासायनिक क्रिया हो, चाहे हमने गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट डाल करके हमने जो क्रिया करी वो जैविक क्रिया हो, इन तीनों क्रियाओं के द्वारा भी, वैसे तो ये उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए है, लेकिन अगर इन मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है, तो मृदा की गुणवत्ता में आने वाली कमी को ही मृदा अवक्रमण कहा जाता है। अब आप सोचोगे कि सर मृदा को उर्वरता को बढ़ाने के लिए ही तो खाद का इस्तेमाल करते हैं, मृदा अवक्रमण मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए ही तो जैविक खाद रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं। तो फिर इन्हीं कारणों से ऐसा क्यों, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। गलत तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो मृदा अवक्रमण हो सकता है, इसको समझते हैं। क्या है, मैंने बोला कि मानवीय क्रियाएं आंसर रहेगा इसका। मानवीय क्रियाएं, क्रिया जैसे यांत्रिक, रासायनिक, या जैविक। मानवीय क्रिया जैसे यांत्रिक रासायनिक या जैविक के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में होने वाला ह्रास यानी कमी क्या कहलाता है? मृदा अवक्रमण कहलाता है, कहा जाता है। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। मानवीय क्रियाओं जैसे यांत्रिक रासायनिक या जैविक क्रियाओं के द्वारा मृदा की गुणवत्ता में होने वाले परिवर्तन को, मृदा गुणवत्ता में हो आने वाले ह्रास को मृदा अवक्रमण कहते हैं। कारक क्या क्या है, किन कारणों से होता है? नंबर एक, अनुचित कृषि पद्धति। पद्धति इसमें मतलब क्या है, जैसे भूमि को परती नहीं छोड़ना। परती का मतलब होता है खाली नहीं छोड़ना। भूमि पे लगातार खेती किए जा रहे उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन आ जाता है, ज्यादा प्रोडक्शन लेने के चक्कर में हमेशा यह ही आता है। सर नोटिफिकेशन नहीं आती है। नोटिफिकेशन, अच्छा, लिंक की नोटिफिकेशन नहीं आती है। एक बार आप बोलिएगा, स्टाफ को बोलिएगा, वो कर देंगे। मैं एक बार उस पर इसकी सूचना दे दूंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो पहला जो कारक है वो है अनुचित कृषि पद्धति। जो एग्रीकल्चर टेक्निक है वो सही नहीं है, उस वजह से हमारे यहाँ पर अवक्रमण की समस्या आती है। एक है अत्यधिक
अत्यधिक रासायनिक खाद का उपयोग करते हैं हम लोग। ज्यादा मात्रा में खाद का उपयोग करोगे तो भी दिक्कत है। अत्यधिक रासायनों का उपयोग, अगर ज्यादा मात्रा में रसायनों का उपयोग करोगे तो भी मृदा अवक्रमण होगा। अत्यधिक उर्वरकों का उपयोग, इससे भी दिक्कत होगी। ज्यादा जल की व्यवस्था, अत्यधिक जल की व्यवस्था भी नुकसानदायक होती है। ज्यादा पानी भी नहीं पिलाना। और एक और है दावानल, इसको भी लिख सकते हैं, वैसे जरूरी तो नहीं है लेकिन लिख सकते हैं। आग लगाना। अब ये दावानल जंगल की आग से रिलेटेड नहीं है। ये दावानल से मतलब है ये कि जो गेहूं के खेतों में जो आग लगाई जाती है बाद में, खेतों में जो आग लगाई जाती है उससे भी उर्वरा शक्ति, वो क्या होता है कि खर्चा कम पड़ जाता है। आपको बताया कि पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य में जब गेहूं की फसल उत्पादित होती है तो उस समय ठंड का सीजन चल रहा होता है। और ये लोग क्या करते हैं कि जब गेहूं की फसल उग जाती है तो उसके बाद के खेत को साफ करने के लिए सीधी आग लगा देते हैं। क्योंकि दो तरीके से गलत है। एक तो पॉल्यूशन करती ही है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा करती है कि पंजाब के नीचे आता है दिल्ली, और दिल्ली में पूरा कोहरा छा जाता है। सरकार को बैन लगाना पड़ता है इन चीजों पर। तो ये इस तरह की कृषि में जो एश इकट्ठी हो जाती है वो भी नुकसानदायक होती है। प्लस ये जो दावानल करने की वजह से वहां की उर्वरा शक्ति में भी कमी आती है। हालांकि पंजाब के किसान क्या करते हैं, हर साल रसायनों का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं जिससे उनको प्रोडक्टिविटी तो बढ़ जाती है, लेकिन इन फ्यूचर धीरे धीरे हम लोग डेजर्टिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ज्यादा रसायनों का उपयोग करने से मृदा एक समय ऐसी आ जाएगी कि मृदा मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे मरुस्थलीकरण इसी वजह से हो सकता है। अब खुद सोचिए ना, भारत में मरुस्थल उसी जगह पर है जहां सालों पहले कभी इंडस वैली सिविलाइजेशन था। तो कहीं ना कहीं जहां पर ज्यादा कृषि होती है ना, वहां पर भूमि धीरे धीरे बंजर होना शुरू हो जाती है। तो ज्यादा कृषि करना भी मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसलिए उचित पद्धति का उपयोग करना चाहिए। इसका आंसर इस तरीके से होगा। आंसर आप लोग नोट कर लीजिए, नोट नहीं कर पा रहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि तुरंत आपको क्या है ये चीज आंसर लिखने में आसानी हो। ठीक है। तो अगली क्लास के लिए अगला आंसर मैं दूंगा भी, बीच क्लास में दूंगा। फिर से समझा दीजिए, फिर से समझा देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था कि मृदा अवक्रमण को समझाइए। मृदा अवक्रमण से मतलब होता है मृदा की गुणवत्ता में गिरावट। और मृदा की गुणवत्ता में गिरावट किन कारणों से आती है? वो आती है मानवीय कारणों से। अगर मानवीय कारक जैसे यांत्रिक, रासायनिक और जैविक हो सकते हैं, मानवीय क्रियाओं के द्वारा मृदा में की गुणवत्ता में होने वाले ह्रास को, मृदा की गुणवत्ता में होने वाली कमी को ही मृदा अवक्रमण कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, लिख सकते हैं, काम आ सकता है। मृदा अवक्रमण की समस्या भारत में उन राज्यों में ज्यादा देखने को मिलती है जिन राज्यों में कृषि की उत्पादकता बहुत ज्यादा है, और जो राज्य ज्यादा पेस्टिसाइड, ज्यादा उर्वरकों का और जिनके पास सिंचाई की सुविधा ज्यादा है, उन क्षेत्रों में ये समस्या देखने को मिलती है। मेरे ख्याल से उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगा आपको, उसका आंसर भी आप जल्दी से प्रेषित कर देंगे, आई होप। हम लोग नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहे थे। नर्मदा नदी में मैंने ये तो बता दिया था आपको कि नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिसमें से 19 जो है वो दाईं ओर से मिलती है, यानी ऊपर से मिल जाती है ऐसे। अगर नर्मदा नदी ऐसे चल रही है तो ये दाईं ओर हो गया, राइट हैंड, और नीचे बाईं ओर हो गया। तो ऊपर से 19 नदियां मिलती हैं, जबकि नीचे से 22 नदियां मिलती हैं। और कुछ नदियां एग्जाम्पल के तौर पर आप देख भी सकते हो, जैसे हिरन, वरना, चंद्रकेशर, हथिनी, मान, ये नदियां आप देख सकते हो। देखिए, कई सारी नदियां जो उसकी सहायक नदियां उस पर बांध भी बनाए गए। नर्मदा नदी पर छोटे बांध 3,000 के आसपास है। बड़े बड़े बांध भी लगभग 11-12 बांध ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें से 5 हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।
और बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो उसमें शक्कर, दूधी, तवा, इतने ही याद रख लो, काफी है। शक्कर और दूधी और तवा जो है ये नीचे से यानी बाईं ओर से मिलने वाली मुख्य नदियां हैं। अब तवा इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि तवा मध्य प्रदेश में नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और तवा नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध बनाया गया है, सबसे बड़ा नहीं, सबसे लंबा बांध बनाया गया है, ठीक है। अगली बात करते हैं हम लोग जल प्रपात की। जल प्रपात के बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा। क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं? नर्मदा नदी सबसे पहले कौन सा जलप्रपात बनाती है? प्रश्न नंबर एक। प्रश्न नंबर दो, नर्मदा नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है। बाकी सीधा सीधा पूछ सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिस स्थान पर नर्मदा नदी तवा नदी संगम होता है, नर्मदा तवा संगम, जिस स्थान पर नर्मदा नदी तवा नदी से मिलती है उस स्थान पर कौन सा जलप्रपात बनता है? ये 3 से 4 क्वेश्चन जरूर यहाँ से बन सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि कहाँ तक यहाँ पर प्रश्न बनने चाहिए। मैं पॉइंट भी यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे कपिल धारा की बात करें, कपिल धारा जलप्रपात की बात करें तो कपिल धारा जलप्रपात अनूपपुर में बन रहा है, लेकिन जैसे ही नर्मदा नदी चलती है 8 किलोमीटर के बाद बन जाता है। सबसे पहले नर्मदा नदी पर जो जलप्रपात निर्मित होता है वो है कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात 8 किलोमीटर दूर बन जाता है और उसी के 1 किलोमीटर बाद दुग्ध धारा जलप्रपात बन जाता है, जो कि नर्मदा के उद्गम से 9 किलोमीटर दूर अनूपपुर में ही होता है। ठीक है। तो दो चीजें यहां से समझ में आ गई। कपिल धारा जलप्रपात जो कि नर्मदा नदी के चलने से 8 किलोमीटर दूर बनता है, जबकि दुग्ध धारा जलप्रपात उसके 1 किलोमीटर बाद यानी अपने ओरिजिनल पॉइंट से 9 किलोमीटर बाद बन जाता है। ये दोनों के दोनों जलप्रपात अनूपपुर में बनते हैं। कपिल धारा जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा द्वारा निर्मित प्रथम जलप्रपात है। सबसे बड़ा जलप्रपात जो बन माना जाता है नर्मदा नदी पर निर्मित, वो है आपका धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ा घाट जबलपुर में है। ये भेड़ा घाट एक जगह है जबलपुर में, वहां पर स्थित है। भेड़ा घाट में से आप में से कई सारे लोग कभी गए भी होंगे। नहीं गए तो बिल्कुल जा सकते हैं, मध्य प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस में से एक है ये, पर्यटन क्षेत्रों में से एक है, काफी अच्छा वहां पर आपको देखने को मिलता है। भेड़ा घाट इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि जबलपुर के भेड़ा घाट से संगमरमर की चट्टानें मिलती हैं। संगमरमर की पत्थर की वजह से भी भेड़ा घाट काफी प्रसिद्ध जगह है। तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि धुआंधार जलप्रपात, इसकी ऊंचाई ज्यादा तो नहीं है लेकिन फिर भी ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ऊंचा जलप्रपात है। 15 मीटर की ऊंचाई है इसकी, 15 मीटर ऊंचा है ये, ज्यादा ऊंचा नहीं है, 15 मीटर ऊंचा है जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? धुआंधार जलप्रपात, जो कि भेड़ा घाट जबलपुर में है। ठीक है। सहस्त्रधारा तो सबसे आखिरी में आता है। ये दो चीज आती है, दर्दी, दर्दी, यहाँ पर दर्दी लिखा हुआ है और कुछ किताबों में इस तरह का भी मिलता है, दर्दी जलप्रपात, या इस तरह का मिलता है, दर्दी जलप्रपात, जो भी हो, दर्दी दर्दी जलप्रपात। ये दर्दी जलप्रपात जो है और मंथाता जलप्रपात, ये दोनों किसी विशेष शहर में तो नहीं मिलते हैं, लेकिन दो जगह है, बड़वाह और हंडिया। इन दो शहरों के बीच में, बड़वाह और हंडिया के बीच में, दोनों जलप्रपात आपको मिल जाते हैं। दर्दी जलप्रपात भी मिल जाता है और मंधाता जलप्रपात भी मिल जाता है। मंधाता जलप्रपात इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि मंधाता जलप्रपात वहां बनता है जहां पर तवा नदी प्लस नर्मदा मिल जाती है। नर्मदा में जब तवा नदी मिलती है तो इनके संगम पर जो बनता है बांध, नर्मदा और तवा नदी के संगम पर जो बांध बनता है, वो बांध सॉरी संगम पर जो जलप्रपात बनता है वो है आपका मंधाता जलप्रपात। तो मंधाता जलप्रपात जरूर ध्यान रखें आप। बाकी महेश्वर जो खरगोन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहां पर एक आखिरी जलप्रपात मध्य प्रदेश का बनता है,
सहस्त्रधारा, सहस्त्रधारा जलप्रपात जो आखिरी जलप्रपात है, ये बनता है कहाँ पर? ये आपके महेश्वर खरगोन में बनता है। ठीक, तो मेरे ख्याल से ये जलप्रपात से संबंधित क्वेश्चन तो अब नहीं बनना चाहिए, जितने भी हो सकते हैं मैंने बता दिया आपको। आप बस अपने नोट्स बना रहे हैं, देखिए नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हैं तो उसमें ये चीजें धीरे धीरे नोट करते चलिए। बहुत ज्यादा स्पीड से मैं नहीं बढ़ूंगा, मुझे आज पूरी नदियां करवानी है, हम लोग धीरे धीरे करके सारी नदियां, और नदियों के बाद उन नदियों पर जो जो परियोजना है, जो जो बांध बने हैं बड़े बड़े, उन बांधों की बात भी करेंगे, कितने मेगावाट की बिजली वहां पर उत्पन्न हो रही है वो भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएगी। ये मोटे तो एक मोटा मोटा आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से बांध बनते हैं, इन सभी बांधों की चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। तो बस ये मत समझिए कि बस बांधों के नाम लिख ले, हम लोग बांधों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन फिर भी जो नर्मदा नदी पर बड़े बड़े बांध बनाए गए हैं, उनमें से सबसे बड़ा बांध जो है सरदार सरोवर है, गुजरात में बना हुआ है ये। नर्मदा जिला है, उसमें नवगांव करके कोई जगह है, वहां भरूच के आसपास है ये बना हुआ है। वहीं दूसरा जो सबसे बड़ा बांध आता है नर्मदा नदी पर, वो है इंदिरा सरोवर बांध या इंदिरा सागर बांध, जो कि खंडवा में पुनासा में स्थित है। इसे खंडवा में पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, नर्मदा जो बांध है, ये और सरदार सरोवर बांध, ये दोनों पैरेलल चल रहे थे। नर्मदा नदी वाला बांध जो इंदिरा सरोवर बांध जो है ये जल्दी बन चुका था। और वो जो आंदोलन छेड़ा गया था मेघा पाटकर के द्वारा, नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये इन दोनों के को लेकर के छेड़ा गया था। खाली एक अकेला ऐसा नहीं है कि इंदिरा सागर बांध को या सरदार सरोवर बांध के अगेंस्ट छेड़ा गया था, ये दोनों चीजों के अगेंस्ट छेड़ा गया था, चाहे वो इंदिरा सागर बांध हो, चाहे वो सरदार सरोवर बांध हो। महेश्वर में महेश्वर परियोजना है, खरगोन के महेश्वर जो है जहां पर महेश्वर परियोजना है। बाकी इंपॉर्टेंट बांध एक और बनता है बरगी बांध, बरगी नदी नर्मदा की सहायक नदी है जो जबलपुर में है, उस पर बरगी बांध, इसका एक और नाम है रानी लक्ष्मीबाई बांध भी नाम इसका रखा गया है, सॉरी रानी अवंतीबाई बांध रखा गया है इसका नाम। तो ये जो है बरगी डैम भी जो है यहाँ पर जबलपुर में आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ बांध है। ओकारेश्वर एक लास्ट परियोजना भी हम लोग पढ़ेंगे, ओकारेश्वर बांध जहाँ पर लगभग 320 मेगावाट की बिजली उत्पन्न होती है यहाँ पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये 5 नाम आप याद रख लेंगे, तो इसके अलावा आपको नर्मदा में कोई नए बांध पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, ये ज्यादातर क्वेश्चन आ चुका है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। ये नाम आपको रटने पड़ेंगे। अगर कोई ट्रिक आपके दिमाग में चल रही है तो ट्रिक बना सकते हैं, कई सारे इंस्टीट्यूट, कई सारी किताबें इसमें ट्रिक बताती हैं। ट्रिक याद नहीं रहती, वो बस कहने की बात है, वो जो बताता उसी को याद रहती है। तो ध्यान ये रखना कि मैप में एक बार देखेंगे तो शायद आपको क्लियर चीजें हो जाएगी कि कौन कौन से शहर है। एक बार फिर से हम लोग नाम देख लेते हैं। देखिए, अमरकंटक से निकलती है तो ऑब्वियसली बात है अमरकंटक से तो जाएगी। उसके बाद मंडला शहर इसके अंतर्गत आता है, जबलपुर शहर आता है, नरसिंहपुर शहर आता है, होशंगाबाद शहर आता है, बड़वानी आता है, महेश्वर आता है, नेमावर आता है, बड़वाह आता है, और सबसे आखिरी में जो शहर आता है वो है आपका अलीराजपुर। इन शहरों से गुजरती, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ये सारे के सारे शहर जो है नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और छोटी सिटियां भी हो सकती हैं, लेकिन इनके नाम तो आप बिल्कुल ध्यान रखें। मैप में भी हम लोग समझ सकते हैं इन नामों को, ये आपके सामने है मैप में किस किस जिले से कहाँ कहाँ से होकर गुजर रही है। नर्मदा नदी सर्वप्रथम अमरकंटक से निकलती, जो कि अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यही अनूपपुर में ही मैंने बोला कि कपिल धारा दुग्ध धारा यहीं पर बना लेती है ये। अमरकंटक जिले में ही कपिल धारा और दुग्ध धारा दोनों जलप्रपात का निर्माण हो जाता है। उसके बाद डिंडोरी में डिंडोरी जिले से निकलती, डिंडोरी शहर नहीं आता, ध्यान रखना। डिंडोरी जिले से निकलती, डिंडोरी शहर नहीं आता है। मंडला शहर इस पर बसा हुआ है, जबलपुर शहर बसा हुआ है, नरसिंहपुर शहर बसा हुआ है, रायसेन नहीं बसा हुआ है, होशंगाबाद, रायसेन जिले से निकलती है,
जिले के पास से निकल सकती है, लेकिन उस शहर से नहीं निकलती है। हरदा शहर से नहीं निकलती, जिले में बहती है। सीहोर भी शहर से नहीं निकलती, जिले में बहती है। बाकी खरगोन, बड़वानी, धार, सॉरी, अलीराजपुर, ये सारे शहर हैं जहां से वो बहती हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग ये देख लेते हैं। अमरकंटक, मंडला, ओकारेश्वर, महेश्वर, नेमावर, बड़वाह, जबलपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, बड़वानी और अलीराजपुर। तो ये ध्यान रखोगे थोड़ा से नाम, एक दो बार रटना शुरू करोगे तो बिल्कुल याद हो जाए। ज्यादातर चीजें जो है एमपी जीके में डेटा इतना ज्यादा है कि रटना ही पड़ता है। ठीक है, अभी तो मेन रटने वाली चीजें हम लोगों ने पढ़ी नहीं है ना। मध्य प्रदेश में प्रथम वाला चीज तो कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं, मुख्यमंत्री और गवर्नर वगैरह, यहाँ के स्पीकर वगैरह, इनका भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग वो पार्ट कंप्लीट कर ले जो जहाँ से ज्यादा आने की संभावनाएं हैं। बाकी मैप के माध्यम से भी आप समझ तो सकते ही हैं। वैसे नर्मदा मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है उसको। ठीक, होशंगाबाद के यहाँ से तवा बांध बनाया जाता है। इंदिरा सागर बांध खंडवा में बनाया गया है। मान परियोजना, जोभट परियोजना, ये जोभट परियोजना जो है ये हथीनी नदी पर है। ठीक है, अनूपपुर और झाबुआ दोनों जिलों में मिलती है आपको जोभट परियोजना। नेक्स्ट नदी हमारी है ताप्ती नदी, पढ़ लेते हैं। ये मैं कल की क्लास में लिखवा चुका था आपको, इसमें से कुछ पॉइंट। पहले बात तो मैं लिखवा चुका था कि नर्मदा नदी भारत का सबसे बड़ा एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी बनाती है। नर्मदा नदी क्या नहीं बनाती है? डेल्टा नहीं बनाती है। मेघा पाटकर का अभियान में बता चुका था। हाँ, एक बात है, लंबाई की अगर बात की जाए तो लंबाई की दृष्टि से नर्मदा नदी भारत की पांचवी सबसे लंबी नदी है। पांचवी सबसे बड़ी नदी है अकॉर्डिंग टू लेंथ, सबसे बड़ी नदी है पांचवी। जिसमें गंगा सबसे बड़ी आती है, गंगा आती है, गोदावरी आती है, उसके बाद आपका कृष्णा नदी आती है। तो ये इस तरह से अगर देखा जाए तो पांचवी सबसे बड़ी नदी आती है मध्य प्रदेश में। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है पांचवी। और पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था कि 2017 में इसको जीवित नदी का दर्जा दिया गया था। ठीक है, ये यात्रा के बारे में करंट अफेयर से क्वेश्चन तब बनता जब 2017 का आप पेपर दे रहे होते, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान साहब ने एक यात्रा चलाई थी, नमामि देवी नर्मदे यात्रा। ये नर्मदा को साफ करने के लिए, नर्मदा को के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सरकार ने आयोजित की गई थी। और इसमें कुछ 5 या 6 करोड़ पौधे भी लगवाए थे, ऐसे कुछ मेरे ख्याल से इतना कुछ डेटा होगा। इतने ज्यादा पौधे, हालांकि सब सूख गए हैं, इसके किनारे बहुत सारे पौधे लगाए गए थे। नेक्स्ट नदी है आपकी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को थोड़ा समझे हम लोग। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी जो है वो 724 किलोमीटर लंबी है। इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए हो जाती है क्योंकि ताप्ती नदी भी नर्मदा के पैरेलल यानी समांतर बहती है, सतपुड़ा पर्वत के नीचे। सतपुड़ा पर्वत के ऊपर नर्मदा नदी बहती है, सतपुड़ा पर्वत के नीचे ताप्ती नदी बहती है। क्वेश्चन देखिए यहां से किस तरह से बन सकता है। प्रश्न पूछा भी गया था कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी से ही पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां भ्रंश घाटी में नहीं बहती हैं। देखिए सतपुड़ा में बहने वाली नदियां जो है वो भ्रंश घाटी में बह रही होती हैं, जिसमें से नर्मदा और ताप्ती तो बड़ी नदियां हैं, भारत में सबसे लंबी नदियां हैं जो पूरी भ्रंश घाटी बनाती हैं। सोन नदी भी जब निकलती है अमरकंटक से तो कुछ दूरी तक भ्रंश घाटी में बहती है। उसके बाद सोन नदी उत्तर प्रदेश में पूरा एरिया में मैदानी भाग में बहती है। तो प्रश्न यहाँ पर भी बनता है, किताबों में सोन नदी के बारे में नहीं मिलता कहीं, लेकिन अगर आप सोन नदी के बारे में अच्छे से सर्च करोगे इंटरनेट पर तो आपको मिलेगा कि अमरकंटक से जब सोन नदी निकलती है तो कुछ हद तक वो भी भ्रंश घाटी में बहती है। और प्रश्न क्या पूछ लिया गया था? प्रश्न पूछ लिया गया था कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन बी सी सोन और ऑप्शन डी चंबल। तो चंबल कोई भ्रंश घाटी में नहीं बहती। भ्रंश घाटी में अगर बहती ना चंबल तो ऐसे कटाव नहीं करती मिट्टी का, तो वो तो अवनालिका बनाती है खुद ही, जो है नाली बना करके बहना शुरू कर देती। तो वहां पर ऐसा आंसर नहीं लिखा जा सकता कि वो भ्रंश घाटी है।
भ्रंश घाटी में टोटल भारत में 4 ही नदियां हैं जो भ्रंश घाटी में बह सकती हैं। नंबर 1 नर्मदा, नंबर 2 ताप्ती, नंबर 3 सोन। मध्य प्रदेश की सोन नदी भी कुछ हद तक बहती है, इसलिए उसको भी माना गया है। और जो चौथी और अंतिम नदी है वो है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में मैं आपको बता दूं, छोटे नागपुर के पठार यानी झारखंड से निकलती है रांची के पास से, और दामोदर नदी जाकर के पश्चिम बंगाल में कलकत्ता के निकट एक जगह है डायमंड हार्बर, वहां पर जाकर ये हुगली नदी से मिल जाती है, यानी जो गंगा नदी का ही एक पार्ट है, वहां पर जाकर के मिल जाती है। कौन सी नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी अक्सर बाढ़ की वजह से चर्चा में रहती है, इसलिए दामोदर नदी को सोरो ऑफ बंगाल यानी बंगाल का शोक कहा जाता है। जिस तरह से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ये 3 नदियां जरूर याद रख लेना कि किस किस नदी को किस किस जगह का शोक कहा जाता है। ब्रह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। अब ये कहा जाता है किताबों में, लेकिन वर्तमान स्थिति में कुछ और ही है। कोसी नदी तो अब भी बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है, वो तो अभी भी लगातार बाढ़ें आ जाती है, इस वजह से शोक है। बाकी दामोदर नदी घाटी में सरकार ने काफी सारा परिवर्तन कर दिया है, इसमें दामोदर नदी में बाढ़ की संभावना थोड़ी कम हो चुकी है। पहले आती थी इसलिए उसको शोक बोलते थे, और ब्रह्मणी नदी में भी अब ये चीजें कम हो चुकी है। तो अब जो शोक वाली बात है वो खाली कोसी के लिए ही बोल सकते हैं। बात करते हैं हम लोग बैतूल की। देखिए सॉरी, ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी जो निकलती है वो बैतूल के मूलताई से निकलती है। बैतूल में एक जगह है मूलताई। बैतूल के मूलताई से निकलते हुए मध्य प्रदेश और गुजरात, इन दो राज्यों में इसका मेन जो है बहाव है। मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात में जाकर के बन जाती, मिल जाती। इस पर जो 2 परियोजना बनाए गए हैं बड़ी बड़ी, वो दोनों परियोजनाएं गुजरात में है। नंबर 1 उकाई परियोजना और दूसरा है काकरा पारा परियोजना। मैं लिखा दूंगा दोनों चीजों को, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई मैंने बताया कितनी, 724 किलोमीटर है। 724 किलोमीटर, कहीं कहीं 725 दे दिया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी खंबात की खाड़ी में जाकर के ही गिरती है, गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में जाकर ही गिर जाती है। और ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में खासकर बहती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी बहती है। भ्रंश घाटी में बहने वाली भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, ये ध्यान रखिएगा आप। आगे चलते हैं ताप्ती के ओरिजिन। अब ताप्ती से संबंधित फैक्ट लिख लीजिए सीधे सीधे। इसकी हम लोग सहायक नदियां भी बनेंगे, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट सहायक नदी है पूर्णा, ठीक है। ताप्ती नदी जो है मूलताई बैतूल से निकलती है, या तो आपको दिख रहा है। ताप्ती नदी मूलताई बैतूल से निकलती है, जिसकी टोटल लंबाई कितनी है? 724 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख नदी में पूर्णा सबसे इंपॉर्टेंट नदी है। पूर्णा के अलावा शिवा, बोरी, बाधुर और गिरवार नदी आती हैं। शिवा, बोरी, वादुर और गिरवार। तो आप सब याद रखने की जरूरत नहीं है, खाली 2 नदी याद रख सकते हो। पूर्णा और शिवा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, ठीक है। इस पर स्थित शहरों में सबसे सुंदर शहर जो है वो है सूरत, जिसको डायमंड सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि दुनिया में सूरत वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा डायमंड तराशे जाते हैं। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड जो निकालता है वो रशिया निकालता है, और सबसे ज्यादा डायमंड को तराशने का अगर काम कहीं किया जाता है तो वो सूरत में किया जाता है, गुजरात के। बाकी इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक शहर है बुरहानपुर, वो भी इसके किनारे बसा हुआ है। तो बुरहानपुर और सूरत, ये दो आप ध्यान रखिएगा, बाकी शहर सोनगढ़ वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। तो सूरत और बुरहानपुर शहर इसके ऊपर, इसके किनारे बसे हुए हैं। इसके नाम अलग अलग दिए गए हैं। देखिए, महाभारत में ताप्ती नदी को सूर्य पुत्री का नाम दिया गया है, सूर्य की पुत्री। जबकि विष्णु पुराण में इसको बोला गया है सहस भरो भादवा। सहस भरो भादवा के नाम से कहा जाना जाता है इसको? इसको जाना जाता है विष्णु पुराण में भी इसका नाम मिलता है, सहस भरो भादवा। हो सकता है ये नाम पूछ ले कि
ताप्ती नदी का नाम सूर्यपुत्री कहाँ पर मिलता है? ताप्ती नदी का नाम सूर्यपुत्री मिलता है महाभारत में। ठीक है। बाकी और भी नाम है, इसको जानने की जरूरत नहीं है। कुछ कुंड है इसमें बहुत सारे, तो वो मेरे ख्याल से अभी तक नहीं पूछे गए हैं और नहीं पूछते हैं। सूर्य कुंड, ताप्ती, शनि धर्मा, नारद, पाप, नाग बाबा, बहुत सारे कुंड। अब कुंड क्या होते हैं? कुंड नदी में स्थित गहरे गड्ढे होते हैं जिसकी गहराई, कई सारे ऐसे हैं जिनकी गहराई अभी तक पता नहीं चली। नारद कुंड ऐसा इतना गहरा कुंड है जिसकी गहराई नहीं पता है। ऐसे ताप्ती नदी में बहुत सारे कुंड बने हुए हैं, भंवरे बन जाते हैं जब पानी चलता है वहां पर। तो ये गहरे गहरे गड्ढे हैं और कुछ भी नहीं है। ये नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति ही होती है, गहरे गहरे गड्ढे। अब ये गड्ढे क्यों हो जाते हैं? गड्ढे उन जगहों पर बन जाते हैं जिन जगहों पर चट्टानों में कोई मुलायम चट्टान आ जाती है, या कोई सॉल्ट रॉक आ जाती है, नमक की चट्टान आ जाती है। तो नमक की चट्टान अगर गहराई तक है तो घुलते 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 पूरा गड्ढा हो जाता है। और ऐसे कई गड्ढे जो है ये यहाँ पर मिलेगी आपको ताप्ती नदी में। ज्योग्राफी में ऐसे गड्ढे को हम लोग बोलते हैं पोर्ट होल्स। इंग्लिश में उसको कहा जाता है पोर्ट होल्स। ये पोर्ट होल्स जो छिद्र है ये आपको ताप्ती नदी में बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे। ताप्ती नदी भी डेल्टा का निर्माण नहीं करती। मैंने बोला आपको सबसे पहले ही ये चीज क्लियर कर दी थी कि जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं वो डेल्टा नहीं एस्चुरी बनाएगी, और जो नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सारी क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। माही नदी, यहीं पर हम लोग प्रश्न लिख लेते हैं। क्वेश्चन भी नोट करते चलिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, नहीं तो हम लोग क्लास के दौरान याद नहीं रख पाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे। अगली क्लास में आपको क्वेश्चन क्या करके लेके आना है? प्रश्न आपको करना है, नदियों में प्रदूषण की समस्या से आप क्या समझते हैं? नदियों में प्रदूषण की समस्या है, उससे आप क्या समझते हैं? और कारकों की चर्चा करें। कारक मतलब कारण, चर्चा करें। नदियों में प्रदूषण की समस्या से आप क्या समझते हैं और कारकों की चर्चा करें। ये प्रश्न का उत्तर आप लिख करके टेलीग्राम चैनल पर भेज सकते हैं। इसको मैं देखूंगा और कल की क्लास में हम लोग इस समस्याओं का समाधान भी करेंगे और इसका आंसर भी लिखने की कोशिश करेंगे। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आता है क्योंकि हर साल लगातार नदियां जो है वो प्रदूषित होती जा रही है। मानव का इसमें बड़ा योगदान है। तो क्या मानव के अलावा और भी कोई कारण है? प्राकृतिक कारण तो नहीं है। देखिएगा, अब आंसर निकालिएगा तो आपको मिलेगा कि भाई किस किस तरह से ये नदियां और नदियों में प्रदूषण की समस्या क्या है। अगर नदियां प्रदूषित हो गई तो इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आएंगे। ये सोशल इशू का क्वेश्चन है, नेचर से संबंधित है, क्वेश्चन आएगा। बहुत सामाजिक, भाई नदी प्रदूषण एक सामाजिक मुद्दा तो है, हमारे लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट नदी माही रिवर, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश इन आल्सो इन इंडिया। भारत ही नहीं, मध्य प्रदेश तो ठीक है, भारत में भी वो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। और अगर मैं कहूँ कि दुनिया की इम्पोर्टेंट नदियों में माही का नाम आता है तो वो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि दुनिया में एक लोती नदी है, माही नदी। माही नदी दुनिया की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो ये कहाँ से निकलती है? इसका उद्गम देख लेते हैं माही नदी का। उद्गम की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से निकलती है, और मध्य प्रदेश का जो जिला है वो है धार। मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है ये। मध्य प्रदेश के धार जिले में तहसील है सरदारपुर। विंध्याचल के क्षेत्र में आता है ये। मध्य प्रदेश के धार जिले में तहसील है सरदारपुर, और सरदारपुर में एक झील है, उसका नाम है मेहंद झील। मेहंद झील। सरदारपुर तहसील में झील है मेहंद झील। इस मेहंद झील से ये मध्य प्रदेश से निकलती है
और राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात में जाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये गुजरात है, ये राजस्थान है। ठीक है। यहां से आपकी गुजर रही है कर्क रेखा। कर्क रेखा को दो बार काटने वाली पूरी दुनिया में एकमात्र नदी कौन सी है? वो आपकी मिलेगी माही नदी। ठीक है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। इसकी लंबाई भी काफी है, 580 किलोमीटर के आसपास है। लंबाई भी इसकी काफी है, 580 किलोमीटर के आसपास है। इसकी एक ही सहायक नदी है, उजास। एक सहायक नदी इंपॉर्टेंट, वो है उजास। माही नदी किसी की सहायक नदी नहीं है, भले ही छोटी हो, लेकिन ये खुद जाकर के कहाँ मिल जाती है? अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। माही नदी की खासियत यह है। राजस्थान के बांसवाड़ा में, देखिए राजस्थान में काफी बहती है। राजस्थान में इसे आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं। हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि आदिवासियों की गंगा किसे कहते हैं? तो आदिवासियों की गंगा जो है, राजस्थान में इस नदी को बोलते हैं माही नदी को। आदिवासियों की गंगा माही नदी को बुलाया जाता है। राजस्थान से जो लोग हैं वो जरूर जानते होंगे, वहां पढ़ते भी हैं राजस्थान जीके में, आदिवासियों की गंगा किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एक बांध बनाया गया है जो कि बांसवाड़ा क्षेत्र में है। और एक बांध का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट, जमुना लाल बजाज सागर बांध जो है वो माही नदी पर निर्मित है। जमुना लाल बजाज सागर गांधी जी के चौथे पुत्र माने जाते हैं। उन्होंने अपने चौथे पुत्र के रूप में जमुना लाल बजाज का नाम लिया है। जमुना लाल बजाज जो है वो उनके नाम पर यहाँ पर बांध बनाया गया है। तीन राज्यों में बहती है नदी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये ध्यान रखिएगा आप। माही नदी, इससे ज्यादा माही नदी के बारे में कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी तरफ बहने वाली नदियों की। हमने जो भी नदियों की बात की है वो तीन नदियां थी मुख्यतः, नर्मदा, ताप्ती और माही। तीन नदियों में सिमिलैरिटी क्या क्या है? तीनों नदियों में सिमिलैरिटी ये है कि तीनों नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। अगर हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे कि खाली पूर्व से पश्चिम वाली पढ़ ली, तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली मेन नदियां जो है वो इस तरह से है। हाँ, बिल्कुल। देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे डैम हैं। जैसे कि अभी दीपक कुशवाहा बता रहे हैं कि झाबुआ के पेटलावाद में, पेटलावाद भी एक फेमस जगह हो गई थी, जिलेटिन बम धमाका हुआ था एक बार वहां पर, बहुत पुरानी बात है। उसकी वजह से झाबुआ का पेटलावाद जो है वो काफी न्यूज में आ गया था। तब से मध्य प्रदेश में लोग पेटलावाद को जानना शुरू कर दिए हैं। पेटलावाद में तहसील में एक डैम बनाया गया, माही डैम के नाम से। मैं बोल रहा हूँ ना, छोटे डैम की अगर बात करें ना तो इससे बहुत सारे डैम मिल जाएंगे। बड़ी परियोजना बहुत कम है, छोटी परियोजना ऐसी बहुत सारी है। अगर आप उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपको बिल्कुल उस डैम के बारे में जानकारी होगी। ठीक है, अच्छी बात आपने एक बताई है। चंबल नदी की बात कर लेते हैं। चंबल नदी उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है मध्य प्रदेश की। उत्तर की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी मध्य प्रदेश की कौन सी नदी है? चंबल नदी है। और चंबल की खासियत यह है कि चंबल अवनालिका अपर्दन के लिए जानी जाती है। चंबल नदी बीहड़ बनाने के लिए जानी जाती है। और चंबल नदी जो बीहड़ बनाती है, उस उबड़ खाबड़ जमीन को एक नाम दिया गया है, उद्खात भूमि। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध नदी है ये चंबल नदी। एनसीईआरटी में भी चंबल के बारे में इतना ही लिखा हुआ है बस, कि चंबल नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल प्रसिद्ध है, क्योंकि हर साल यहाँ पर जो है लगातार मिट्टी का कटाव होता है। मुरैना क्षेत्र भी, भिंड क्षेत्र, उसके अलावा राजस्थान की कई सारी जगह जो है चंबल नदी से बहुत जो है परेशान रहते हैं हमेशा। 965 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। इसका मैप पीछे, मेरे पीछे का मैप आप देख पा रहे होंगे। मैप की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले हम लोगों ने ये बात कर ली। दूसरी ये कि मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी की अगर कोई बात हो सकती है तो वो चंबल ही नदी हो सकती है। चंबल नदी भले ही 965 किलोमीटर बहती हो, लेकिन चंबल नदी एक मेन रिवर नहीं कहलाएगी। चंबल नदी एक सहायक नदी है।
चंबल नदी का अगर आप मैप देख पा रहे हो तो इसे शाखाओं के रूप में ये मैप बनता है। ये तो हाथ से बनाया हुआ है, इसलिए उसका ओरिजिनल मैप भी होगा, तो मैं बता दूं। चंबल नदी का मैप अगर आपको क्लियर दिख पा रहा है तो ये यहाँ से इस तरह से बन रहा है। मैं स्कोर क्लियर कर देता हूँ। मैं कहने का मतलब ये है कि इसका जो प्रतिरूप आपको कैसा दिख रहा है, ऐसा कुछ वृक्षाकार प्रतिरूप दिखता है। क्वेश्चन आज आ सकता है कि चंबल नदी का अफवाह जो है वो किस तरह का प्रतिरूप दिखता है, तो वो वृक्षाकार टाइप का डेंड्रियाटिक प्रतिरूप दिखता है। तो ये आप इससे देख सकते हैं। उद्गम की बात करें तो उद्गम जो है, महू में जाना पाव की पहाड़ियां है, वहां से इसका उद्गम होता है। जाना पाव के साथ साथ याद रखने वाला पॉइंट है, जाना पाव में एक पॉइंट है वाकचू पॉइंट। वॉकचू पॉइंट से इसका उद्गम होता है, और महू से फिर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर होते हुए राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान के बाद दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और मध्य प्रदेश के बाद उस सागर से होते हुए फिर यूपी में प्रवेश कर जाती है। यानी ये नदी ऐसी है जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में काफी लंबी सीमा बनाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच तो 300 से ज्यादा किलोमीटर की सीमा बनाती है। सॉरी, 210 किलोमीटर सीमा बनाती है। जबकि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में 112 किलोमीटर की सीमा बनाती है। तो हो सकता है बाउंड्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या है। इसकी जो नदियां हैं उसमें से एक नदी आती है आपकी शिप्रा नदी, जो कि काकरी बल्डी इंदौर से निकलती है, और शिप्रा नदी जाकर के मिल जाती है मंदसौर के निकट चंबल से। जहां पर ये चंबल से मिलती है वहीं पर एक नदी मंदसौर जिले से होती आती है, शिवना नदी। शिवना नदी के किनारे पूरा मंदसौर शहर बसा हुआ है। तो शिवना नदी भी आकर के मिल जाती है किसमें? चंबल नदी में। चंबल नदी में जहां पर शिप्रा नदी मिलती है, उसी जगह के थोड़ा सा नजदीक, यानी एक ऐसा कहा जाए कि शिप्रा चंबल संगम पर ही वह बांध बनाया गया, गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो कि मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना थी। ठीक है, जहां पर 115 मेगावाट का बिजली प्लांट लगा हुआ है। काफी अच्छी एक योजना है, 1953 से शुरू हो चुकी थी। उसके आगे चलेंगे आप तो राणा सागर बांध या राणा प्रताप सागर बांध आ जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, चित्तौड़गढ़ में है। आगे कोटा से 25 किलोमीटर दूर जवाहर सागर या कोटा बैराज बांध बनाया गया। दोनों अलग अलग बांध है लेकिन जुड़े हुए लगभग पास पास है। ठीक है। उसके बाद झालावाड़ के निकट एक जगह है, झालावाड़ जिले में एक जगह है, उसका नाम है बिंदा। ये बिंदा क्या निकट कहीं जाकर के देवास से निकलने वाली कालीसिंध नदी, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल, चंबल की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है, जो कालीसिंध नदी के नाम से फेमस है। और ये जाकर के मिल जाती है झालावाड़ के निकट बिंदा नामक गांव है एक, और उस गांव के जस्ट नजदीक में जाकर के ये मिलती है किससे? चंबल नदी से मिल जाती है। आष्टा सीहोर से निकलती है पार्वती नदी, आष्टा से निकलती सीहोर होते हुए मिल जाती है ये भी चंबल नदी पर। ठीक है। उसके अलावा ऊपर से आने वाली जो माउंट आबू क्षेत्र से निकलती है बनास नदी भी आकर के मिल जाती है। चंबल से मिलने वाली कई सारी नदियां हैं। ऐसे में चंबल का जब डायग्राम देखोगे तो लगेगा कि ये वृक्षाकार प्रकार का डायग्राम इसका बन जाता है। और भी कई छोटी छोटी सहायक नदियां इसकी हैं। ठीक है। यूपी में जाकर के, यूपी के इटावा में जाकर के ये यमुना नदी से मिल जाती है। ऐसा अगर मैं कहूं कि यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल नदी है। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल है। चंबल और खुद यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। तो हो सकता है प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सके। ये मैप तो आपको समझ में आ गया होगा। फैक्चुअल जानकारी हम लोग फैक्ट के रूप में लिख लेते हैं, और जो जानकारी अलग से देनी है वो मैं आपको दे दूंगा। इसके अन्य नाम भी है, धर्मावती और चरमावती। दो नाम इसके मिलते हैं, चरमावती और धर्मावती, ये दोनों नाम आप ध्यान रख सकते हैं। जहां से निकलती उद्गम मैं आपको बता ही चुका हूं कि उद्गम जाना पाव की पहाड़ियों से होता है,
वांगचू पॉइंट एक करके है जहां से ये निकलती है। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है सहायक नदियों की बात करें तो मैंने सहायक नदी जो बताई उसमें से इंपॉर्टेंट ही नोट करना है। काली सिंध नदी चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पार्वती नदी सहायक नदी है। शिवना नदी सहायक नदी है। बनास और पुनासा, ये इनकी सहायक नदियां हैं। सारी भी याद नहीं रखना है, कुछ याद रख सकते हो। काली सिंध, पार्वती, शिवना और बनास, इतना याद रखिए काफी है। काली सिंध, पार्वती, शिप्रा और बनास। शिवना और बनास। शिप्रा नदी यहाँ पर नहीं लिखा, शिप्रा भी लिख लें, शिप्रा बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि शिप्रा मिलती है चंबल में, चंबल मिलती है जमुना में, और यमुना मिलती है गंगा में। तो इसलिए मान्यता है कि अगर आप शिप्रा नदी में भी अस्थियां विसर्जित करते हो तो गंगा के बराबर का पुण्य मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जाकर के सीधी गंगा में तो मिलनी है, तो कहीं ना कहीं जाकर के सारी अस्थियां जो है वो आपकी गंगा में मिल जाती है, क्योंकि सभी सहायक नदियां किसकी है? गंगा की ही है। इस वजह से कहा जा सकता है। अब अगर ऐसा कहूं मैं कि चंबल भी गंगा की सहायक नदी है, तो इनडायरेक्टली चंबल गंगा की सहायक नदी है। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? टोटल लंबाई 965 किलोमीटर है। लेकिन चंबल नदी मध्य प्रदेश में कितना बहती है? मध्य प्रदेश में चंबल नदी 320 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। मध्य प्रदेश में लंबाई इतनी नहीं है, 320 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। जबकि एमपी और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है ये 210 किलोमीटर की। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में चंबल नदी कितनी सीमा बनाती है? 210 किलोमीटर की सीमा बनाती है। जबकि मध्य प्रदेश और यूपी के बीच में, एमपी और यूपी के बीच में ये जो सीमा बनाती है वो है 112 किलोमीटर की। 112 किलोमीटर की सीमा बनाती है। आप सभी लोगों ने प्रश्न तो अच्छे से सुन लिया होगा। जो लोग नए आए हैं वापस से ज्वाइन किए हैं उनको बता दूं, कल की क्लास का जो आपका प्रश्न रहेगा वो ये रहेगा कि नदियों में, नदियों के प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? कारकों की चर्चा करें। नदियों में प्रदूषण से आप क्या समझते हैं? और कारकों या कारण भी लिख सकते हैं, कारकों की चर्चा करें। ठीक है। एक वाटर लंबाई मैंने आपको बता दी 965 है ही, और बाकी 320 मध्य प्रदेश में बहती है। उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। उत्खात भूमि बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है। और ये बीहड़ बनाती है, इस बीहड़ को बोलते हैं गली इरोजन। बीहड़ ना आग पूछ करके एक बार एमपीपीएससी ने यही पूछ लिया था, गली इरोजन ये क्या है? गली इरोजन क्या है? ये गली इरोजन जो है ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है बीहड़ नदी। ये गली इरोजन अवनालिका अपरदन का ही प्रकार है, ध्यान रखना। चूलिया जलप्रपात बनाती है। ये चूलिया जलप्रपात कहाँ है समझ लेते हैं हम लोग। चूलिया जलप्रपात जो है ये चंबल पर बनने वाला सबसे बड़ा जलप्रपात है। और ये जगह का नाम भी है भेसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ नाम की जगह पर, कोटा राजस्थान में है ये। कोटा जिले में पड़ता है, और भैंसरोडगढ़ के पास में जाकर के ये जैसे मंदसौर से निकलती है ना उसके बाद ही आपको मिल जाएगा भैंसरोडगढ़। चूलिया नाम का जलप्रपात बनता है। शायद मेरे ख्याल से 18 किलोमीटर, 18 मीटर ऊंचा है ये। चूलिया जलप्रपात जो है लगभग 18 मीटर ऊंचा है ये। इसकी हाइट भी ध्यान रखना, हो सकता है प्रश्न यहाँ से भी आ जाए। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अब आगे। ये जो आपको मैप दिख रहा है बेतवा नदी का मैप दिख रहा है। बेतवा नदी का मैप भी अगर आप देखोगे तो बेतवा नदी का मैप भी देखकर लगता है कि वृक्षाकार टाइप की अपवाह तंत्र है। बेतवा नदी भी वृक्षाकार टाइप का अपवाह तंत्र है। इस मैप में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बारीकियां से दी हुई है और इस तरह समझा नहीं जा सकता। इसलिए जो मैप हम अलग से जो हम लोग समझ सकते हैं वो ही देखेंगे हम लोग। बेतवा नदी का ये है, सीधा सीधा मैप बनाया है, सीधे सीधे समझ सकते हैं इसको। बेतवा नदी जो है वो निकलती है कुमरा गांव रायसेन से। बेतवा नदी कुमरा गांव रायसेन से निकलती है। शायद मैंने आपको पहली यानी इससे पिछली वाली क्लास में एक चीज नोट करने को बोली थी
कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। दो नदियां हैं जिनको गंगा कहा जाता है। पहली नदी नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दूसरी नदी बेतवा नदी को भी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना, क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बनेगा। प्रश्न पूछा गया है कि प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा बेतवा नदी को कहा गया है। बेतवा नदी काफी प्रदूषित नदी है, मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी में से एक है। और मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी होने की वजह से इसको बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा गया। गंगा भी काफी प्रदूषण स्तर वहां पर बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार में अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा प्रदूषण उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिलेगा। जबकि नर्मदा नदी को इसलिए गंगा कहा जाता है क्योंकि पवित्रता के द्वारा, जिस तरह से हम गंगा जी को पूजते हैं वैसे ही नर्मदा को भी पूजा जाता है। नर्मदा की पूजा भी होती है, गंगा आरती होती है तो नर्मदा आरती भी होती है। जिस तरह से गंगा का पवित्रता के आधार पर जितना मान सम्मान है, वैसा ही मान सम्मान मध्य प्रदेश में नर्मदा को भी दिया जाता है। नर्मदा को भी मैया के नाम से जाना जाता है। नर्मदा मैया हम लोग पूछते हैं, जो एमपी वाले हैं, जहां जहां से निकलती है। तो पवित्रता के आधार पर गंगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की गंगा, लेकिन प्रदूषण के आधार पर बेतवा नदी को इसका गंगा कहा जाता है। ये निकलती है आपकी रायसेन कुमरा गांव से, और ये भोपाल के निकट से बहती है। एक बार क्वेश्चन भी पूछा, कौन सी नदी भोपाल के निकट से होकर बहती है। भोपाल के निकट से होकर बिल्कुल निकलती है ये। भोपाल शहर से नहीं निकलती, लेकिन भोपाल के निकट से निकलती है, भोजपुर से। जो लोग भोपाल कभी घूमे हो तो उनको जरूर पता होगा कि भोजपुर नामक एक जगह है भोपाल में, जहां पर सबसे बड़ा शिवलिंग है, बहुत बड़ा शिवलिंग है। अगर आप नहीं गए तो एक बार जाकर देख सकते हो। राजा भूज ने बनवाया था, शायद एक रात में या एक दिन में बनवाया था, इतना बड़ा मंदिर है वो। बहुत बड़ी वहां पर शिवलिंग आपको मिलेगी, और जो लोग जानते हैं वो तो जाते ही हैं। बाकी सांची जो है वो इसी के किनारे बसा हुआ है। सागर में जब ये प्रवेश करती है, जब ये नदी सागर में प्रवेश करती है, तो सागर में एक नदी है, सागर की इंपोर्टेंट नदी है बीना नदी। बीना रिफाइनरी भी है, बीना एक जगह का नाम भी है। बीना नदी आकर के मिलती है, और बीना नदी पर भी एक जलप्रपात निर्मित है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, भालकुंड जलप्रपात। इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। भालकुंड, भालकुंड जलप्रपात बीना नदी के ऊपर बनाया गया, बनता है वहां पर सागर में। सागर के बाद उत्तर से यानी ऊपर से एक नदी आती है, वेश नदी करके जाकर के मिल जाती है। देखिए, हर नदी की हम लोग सहायक नदी पढ़े जरूरी नहीं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां पढ़ी जा सकती हैं। ये रायसेन नदी पहुंचती है, सबसे इंपॉर्टेंट जगह है ललितपुर। ललितपुर आता है यूपी में, ललितपुर झांसी दोनों यूपी में आते हैं, उसके बाद वापस से मध्य प्रदेश में आ जाती है। तो कुछ न, क्योंकि मध्य प्रदेश का मैप देखोगे ना, तो दोनों यूपी और ऐसा बना हुआ है कि बिल्कुल पास पास, बिल्कुल कल्चर सेम ही है यहाँ का। ललितपुर इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा बांध बनाया गया, उसका नाम है माता टीला बांध। माता टीला बांध, माता टीला बांध कह लो, या इसका एक और नाम है राजघाट परियोजना। माता टीला बांध, या ये कह लो राजघाट परियोजना। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी, एक ही चीज है, दोनों नहीं है, एक ही है। तो ये मध्य प्रदेश और यूपी के बीच का जॉइंट वेंचर है। मध्य प्रदेश और यूपी दोनों को यहाँ का पानी और बिजली दोनों मिलता है। हालांकि माता टीला बांध जो है, इसके अभी हाल ही इसका प्रोडक्शन बहुत कम हो चुका है। इसमें वैसे तो 30 मेगावाट बिजली का उत्पादन होना चाहिए था जब बनाया गया था तब, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा और कम होने लगा, केवल 24 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। किताबों में कहीं 46 45 लिखा हुआ है, लेकिन अब करंट का न्यूज पढ़े, अमर उजाला न्यूज 2021 में ही आ गया था अभी, कि लगातार इसका प्रोडक्शन कम होता जा रहा है। और यहाँ पर 10 10 मेगावाट की 3 यूनिट लगाई गई थी, जो कि अब 8 8 दे रही है। तो 8 8 दे रही, तो टोटल 24 मेगावाट यहाँ का प्रोडक्शन फिलहाल में हो रहा है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो सहायक नदी है वो है धसान नदी, इसके बारे में हम लोग जरूर पढ़ेंगे। धसान सहायक नदी के इंपॉर्टेंट सहायक नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। धसान
और जामनी एक सहायक नदी है जो ओरछा में मिल जाती है। ओरछा वही जगह है जो निवाड़ी की एक तहसील पड़ती है, और ओरछा में रामायण संग्रहालय के लिए ओरछा बड़ा प्रसिद्ध है। ठीक है। बाकी हमीरपुर में जाकर में यूपी में, हमीरपुर में जाकर के यमुना से मिल जाती है। तो बेतवा की यमुना दूसरी सहायक नदी है जो मध्य प्रदेश से मिलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चार नदियां हैं मध्य प्रदेश की जो सीधी जाकर के यमुना में मिल जाती है। तो ये भी बड़ी दूसरी सबसे बड़ी नदी है यमुना की सहायक नदियों में से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में फैक्ट जान लेते हैं बेतवा नदी के बारे में। बेतवा नदी का नाम वेत्रवती या वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। बेतवा नदी को वेत्रवती या वेत्रावती के नाम से भी जाना जाता है। टोटल लंबाई जो है वो बेतवा नदी की लंबाई यहाँ पर लिखी नहीं है, मैं लंबाई लिख देता हूँ। 480 किलोमीटर, माही से भी छोटी है ये, लेकिन इंपॉर्टेंट नदी है। 480 किलोमीटर है। रायसेन के कुम्हरा गांव से निकलती है, ये एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओरिजिन पॉइंट पूछ लिया जाए। अब देखिए यहाँ जो है इस नदी का नाम कई जगह पर उल्लेखित, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कालिदास ने जो मेघदूत लिखी थी, एक बुक का नाम है कालिदास की, जो मेघदूत बुक लिखी थी उसमें बेतवा नदी का उन्होंने जिक्र किया है। बाणभट्ट ने लिखी थी कादम्बरी, कादम्बरी में भी उन्होंने इसका जिक्र किया है बेतवा नदी का। केशव दास ने जो किताब लिखी थी रसिक प्रिया, रसिक प्रिया में भी बेतवा नदी का जिक्र मिलता है। और अंतिम में बाबर का नाम भी आता है कि बाबर ने अपनी बाबरनामा में भी इस नदी का जिक्र किया था। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ मायनों में नदी इंपॉर्टेंट होगी, उस समय इस नदी का इंपॉर्टेंस रहा होगा, किसी भी वजह से रहा होगा, तभी तो इतने बड़े बड़े लोगों ने अपनी किताबों में गंगा, यमुना या कोई बड़ी नदी का जिक्र न करते हुए बेतवा नदी का जिक्र किया है। ठीक है। जामिनी, बीना और धसान और हलाली, ये चार याद रखना, वेश मत याद रखना, जरूरत नहीं है। जामिनी, बीना, धसान और हलाली, जामिनी, बीना, धसान और हलाली नदियां जो है ये बेतवा की इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। मैं फिर से बता दूं आपको कि जो जो परियोजनाएं हैं वो हम लोग पूरी नदियों के बाद परियोजना अलग से पूरा पढ़ेंगे, एक एक करके किन परियोजना कहाँ पर है, कितनी बड़ी है, क्या है, सब चीज पढ़ेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। बेतवा नदी का मैप से आप समझ ही गए होंगे। केन नदी की बात कर लेते हैं। इसका भी एक छोटा सा मैप है, ज्यादा बड़ी नदी नहीं है केन भी। केन नदी की बात करें, 427 किलोमीटर है। 427 किलोमीटर है। केन नदी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, केन नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। केन एक अभयारण्य भी यहाँ पर मिलेगा आपको। केन नदी पर एक यहाँ पर अभयारण्य मिलता है। और केन नदी प्रसिद्ध है घड़ियाल के लिए। यहाँ पर घड़ियाल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इस नदी के आसपास। तो इस नदी में घड़ियाल मिलते हैं, इसलिए घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध नदी है वो है केन नदी। ये केन नदी आपकी निकलती है कहाँ से? कटनी से निकलती है। केमूर पर्वत कटनी से निकलती है। और कटनी से निकलते हुए जब ये छतरपुर पहुंचती है तो यहाँ पर इसकी एक इम्पोर्टेंट नदी उर्मिल नदी आकर के मिल जाती है। छतरपुर में जहां पर ये उर्मिल नदी मिलती है, वहां की एक ऐतिहासिक घटना याद रखिएगा, चरण पादुका नरसंहार। 1931 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर लोग कुछ बैठे हुए थे, कुछ मीटिंग कर रहे थे बेचारे, और उन लोगों को शूट कर दिया था बिना किसी कारण के। तो इसे मध्य प्रदेश का जालियांवाला हत्याकांड भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश का जालियांवाला बाग किसको कहते हैं? चरण पादुका को ही कहते हैं। और ये छतरपुर जिले में एक छोटा सा गांव कस्बा है जहां पर चरण पादुका नरसंहार 1931 में हुआ था। क्योंकि उस समय तक हम लोग 1931 तक ब्रिटिशर्स की हर एक एक्शन का हम लोग लगातार जो है वो निंदा करते थे, विरोध करते थे। यूपी के बांदा जिले में जाकर के ये भी यमुना से मिल जाती है। इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है और कितनी लंबी नदी है केन। ठीक है। यमुना से मिल रही है बांदा में, ये ध्यान रखना। और इसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसमें से आप उर्मिल, या एक तो उर्मिल है नंबर फर्स्ट,
दूसरी है सोनार नदी है, सेमेरी नदी है, और परवा नदी है। इतनी सारी नदियां हैं इसमें। लेकिन आपको ध्यान रखना है, ये एक उर्मिल नदी ध्यान रखना बस, क्योंकि नहीं पूछता है। इतनी छोटी छोटी नदियां, बहुत छोटी नदियां हैं, नहीं पूछेगा। इतनी ज्यादा नदियां याद करने बैठोगे तो आपको सब सारा चीज जो है इधर से उधर हौच पौच हो जाएगा। ऐसे में ध्यान ही रखिए कि जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी उर्मिल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना भी बनी हुई है। उर्मिल परियोजना बनी हुई है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये शायद मेरे ख्याल से यूपी और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। सिंध नदी, ये भी यमुना में मिलने वाली एक नदी है। सिंध नदी विदिशा के सिरोंज से निकलती है। ये सिरोंज वही जगह है जो हमें राजस्थान से मिली थी। जब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1956 में हुआ था, तब ये सिरोंज राजस्थान में था और राजस्थान से हमें मिल गया था। भले ही राजस्थान से सीमा टच ना करता हो, ये राजस्थान का एक जगह था। सिरोंज से निकलती है और शिवपुरी दतिया होते हुए ये यूपी में घुस जाती है, और यूपी में जालौन नाम की जगह पर ये यमुना से मिल जाती है। इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, खाली एक चीज लिखना है, उद्गम। उद्गम में लिखना आपको विदिशा सिरोंज। सिरोंज तहसील से निकलती है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। और दूसरा लिखना है आपको, यमुना से कहाँ मिल रही है। यमुना से मिल रही है यूपी के जालौन में। पिछली बात, यमुना से मिलेगी तो यूपी में ही जाएगी, यमुना एमपी में आती ही नहीं है। जो नदी एमपी में आती नहीं, तो उससे मिलन बिंदु जो हमेशा कौन से राज्य में होगा, यूपी में ही होगा। दो से ज्यादा चीज लिखना भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी। सिंध नदी, सोन नदी की बात कर लेते हैं। सोन नदी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ मध्य प्रदेश, क्योंकि वह तीसरी नदी है जो भंस घाटी में बहती है। और यही नदी जो है अमरकंटक के उसी जगह से निकलती है जहां से आपकी नर्मदा नदी निकलती है। तो जहां से नर्मदा नदी निकलती है, कहाँ से निकलती है, वो निकलती है अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ से निकलती है। इसको मैप के माध्यम से देख लेते हैं। शायद मैप मेंशन नहीं किया होगा, क्या है, देख लेते हैं। एक तरफ तो यहाँ पर नर्मदा नदी निकल रही है, और यहीं से सोन नदी निकलना शुरू हुई है। अमरकंटक का वो जगह है पुष्पराजगढ़। पुष्पराजगढ़ वो जगह है जहां से निकलती है। इंपॉर्टेंट ये है कि शहडोल में एक जगह है देवलोध। देवलोध पर सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनाएगी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एक राज्य की नहीं है, ये तीन राज्य की, एमपी प्लस यूपी प्लस बिहार। 2:1:1 का रेशो आता है। यानी इसका 50% मध्य प्रदेश को मिलना है, और 50% में यूपी और पटना दोनों को इसका फायदा मिलेगा। तो तीन राज्यों की संयुक्त परियोजना है। इससे पहले हमने बताया था कि सरदार सरोवर चार राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो चार के बाद सबसे बड़ी परियोजना में अगर तीन राज्यों की बात करें तो तीन राज्यों की ये मिलेगी आपको। बाकी सीधी सिगरौली से होते हुए ये सोनभद्र जिला आता है यूपी का, जहां इंटर कर जाती है, कहां पर, यूपी में। और जैसे इंटर करती है, इससे आकर के रिहंद नदी मिल जाती है। रिहंद नदी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, क्योंकि रिहंद नदी पर एक बांध बनाया गया है, एक झील है जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील मानी जाती है, जो कि रिहंद नदी पर है। और यही जो झील है, ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राज्य और यूपी तीनों की सीमा में है। अब मैप देखना एक बार इंडिया का, आपको क्लियर दिख जाएगा, तीनों की सीमा पे बनी हुई है गोविंद वल्लभ पंत सागर। ये भारत की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है, मानव निर्मित झील है। ठीक है। सोनभद्र जिले में प्रवेश करने के बाद ये आगे निकल, अब इसके दो सहायक नदियां, एक यहाँ से आती है, एक सहायक नदी जो यहाँ से आती है, ये इसका नाम है जोहिला। दो इंपॉर्टेंट सहायक सहायक नदी
याद रखिएगा, मैंने कल क्लास में आपको नर्मदा की कहानी सुनाई थी। नर्मदा नदी और सोनभद्र का, यानी ये जो सोन है, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग को लेकर के जोहिला का ट्रायंगल मैंने क्रिएट किया था। मैंने मतलब समझाया था, क्रिएट तो ऑलरेडी पुराने लोग कर चुके हैं, हो सकता है उसमें कितनी सच्चाई है। तो आगे अब इस सोन का इंपॉर्टेंस ये है कि ये सोन नदी मध्य प्रदेश की ऐसी नदी में है। मध्य प्रदेश की दो नदियां ऐसी हैं जो सीधी गंगा में मिलती है। तो एक ये भी गंगा में मिलती है। पटना बिहार के नजदीक एक जगह है दानापुर। दानापुर में जाकर के सोन नदी मिल जाती है, किससे? सोन नदी मिल जाती है गंगा से। तो सोन नदी भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर हो जाती है। टोटल लेंथ भी हो सकता है पूछने, 780 किलोमीटर की है ये। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसे सोन नदी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सोने के कण पाए गए हैं। सोने के कण पाए जाने की वजह से इसे, हाँ, पुष्पराजगढ़ तहसील है, ठीक है। पुष्पराजगढ़ जो है वो तहसील है अमरकंटक के अंतर्गत। अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और अनूपपुर की तहसील है पुष्पराजगढ़, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको? दानापुर में जाकर के गंगा नदी से मिल रही है, कौन मिल रही है? सोन नदी मिल रही है। इसको सोन क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक, यहाँ से स्वर्ण के कण पाए जाते हैं। देखिए, दो चीजें जो थोड़ा कंफ्यूज करती हैं। मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग सोन नदी एक मेल रिवर है, एक पुरुष नदी है। जबकि इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग भारत में एक ही मेल रिवर है, वो है ब्रह्मपुत्र। अगर आप मध्य प्रदेश की एग्जाम दे रहे हैं तो आपको मानना पड़ेगा कि सोन नदी नदी नहीं नद है। नद का मतलब होता है मेल रिवर। क्योंकि सोन नदी का प्रसंग नर्मदा जी से चलाना पड़ेगा तो मेल ही है वो। तो ऐसे में दो चीजें हो सकती हैं कि अगर आप इंडियन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं तो आपको मिलेगा कि एक ही मेल रिवर मिलेगी, और वो है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। लेकिन मध्य प्रदेश में दो मिलेगी, और वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र और सोन। मध्य प्रदेश के अकॉर्डिंग सोन भी कहलाएगी, ठीक है। इसका नाम है सुवर्णा। सुवर्ण बोलते, सुवर्ण इसलिए सोवा, इसलिए दोनों चीजों का मतलब होता है सोना। सोने से रिलेटेड है। सोना हो सकता है पहले इसमें कहीं भागा या इसके आसपास कोई चट्टाने हो जहां से सोना मिलता हो, लेकिन सोने के कण यहाँ से पाए गए हैं। लेकिन कहा जा सकता है कि हो सकता है कि पुराने कुछ लोगों ने कुछ सोना बह गया होगा, इस वजह से है। सेम जगह ओरिजिन तो आपको पता ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी। ओरिजिन लिख लिया हम लोगों ने। इसका अधिकतर हिस्सा वन आच्छादित है। सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है इस क्षेत्र में। वन आच्छादित से मतलब है बहुत सारे वन यहाँ पर मिलेंगे आपको, ठीक है। कैमूर की घाटियां उत्तर में है, जबकि दक्षिण में छोटा नागपुर, ये भी बह रही है नहीं, से बह रही है ना। तो ऊपर कैमूर की पहाड़ है, और नीचे छोटा नागपुर का प्लेटू है। ऊपर कैमूर है और नीचे छोटा नागपुर का प्लेटू है। सोन नदी यमुना से नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि कैमूर की पहाड़ियां सोन और यमुना के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं। मैंने आपको एक दिन किसी दिन क्लास में बताया था कि जब भी कोई स्थलाकृति, चाहे पठार हो या पर्वत हो, किसी नदी को दूसरी नदी से मिलने से रोकता है, एक दूसरे के जल को मिलने से रोकता है, तो उसे कहा जाता है जल विभाजक। तो कैमूर की पहाड़ियां जो है ये सोन नदी और यमुना नदी को मिलने नहीं देती, इसलिए सीधे जाकर के इसको गंगा में मिलना पड़ता है। तो ये जल विभाजक का कार्य करती है इन दोनों नदियों के बीच में। आप समझ सकते हैं इस आंसर को यहाँ से। और इतनी उबड़ खाबड़ है और इतनी ज्यादा और सीधी सी बात है, मध्य प्रदेश में हर नदी 12 महीने नहीं बहती। 12 महीने बहेगी तो हो सकता है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है। अभी सरकार ने एक नया आइडिया लेकर के आ रही है। हालांकि आइडिया बहुत पुराना है, ये अटल बिहारी सरकार का है। अटल बिहारी साहब ने नदी जोड़ो परियोजना लॉन्च की थी उन्होंने। वो चाह रहे थे कि नदियों को जोड़ा जाए। हालांकि नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ने का कॉन्सेप्ट जो है वो अंग्रेजों ने भी लेकर के आए थे इंडिया में। लेकिन सरकार की, जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो अटल बिहारी वो प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ये बात सोची थी। अभी सरकार इस पर अमल भी कर रही है, कुछ नदियां जोड़ी भी गई हैं। नदियों के जोड़ने के पीछे ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर का भी एक था कि वो, अगर नदियां जुड़ जाती हैं, नदियों का पानी जो है, नदियों में पानी ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, जुड़ेगी तो पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ऐसे में हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड ट्रांसपोर्ट पे जो भार पड़ रहा है ना, माल का जो भार पड़ रहा है, उसको हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं
इन नदियों के माध्यम से। तो एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन हमारे पास में है फ्यूचर के लिए। और इसमें बहुत कम फ्यूल लगता है, बहुत रूट भी अच्छा होता है, फास्ट पहुंच जाते हैं, ट्रैफिक भी नहीं रहता है। ऐसे में जल एक मार्ग की हम लोग बात कर सकते हैं नदियों के जोड़ने से। सहायक नदियां दो ही पढ़ना है बस, रिहंद और जोहिला, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है। नेक्स्ट नदी है टोंस नदी। ये टोंस नदी भी इंपॉर्टेंट है, किस वजह से? क्योंकि ये भी सीधी गंगा में मिल जाती है। टोंस नदी को देखिए, टोंस नदी निकलती है सतना जिले से। और यहाँ पर भी केमुर की पहाड़ी, कटनी और सतना दोनों जगह केमुर की पहाड़ी मिलेगी आपको। कटनी से भी एक सिंध नदी निकाली थी, और ये केमुर से भी निकाल रहे हैं हम लोग, सतना केमुर से। सेम पहाड़ियां हैं। और नदी कौन सी है? टोंस नदी। इसका टोंस नदी की वजह एक और दूसरा नाम जो है वो ज्यादा याद रखना जरूरी है, तमसा नदी। इस क्षेत्र में इसको तमसा ही बोलते हैं, तमसा नदी। तो लोग सतना से उनको पता होगा, टोंस को तमसा भी बोलते हैं। एक को इसलिए भी दूसरा नाम रखना जरूरी हो गया है क्योंकि तमसा एक सहायक नदी है यमुना की। टोंस इसलिए नाम, क्योंकि टोंस जो नदी है, एक को मध्य भारत में दो टोंस नदी आपको मिलेगी। एक टोंस नदी उत्तराखंड में मिलेगी जो यमुना से मिलती है। एक टोंस नदी मध्य प्रदेश में जो गंगा से मिलती है। तो गंगा और यमुना से मिलने में कंफ्यूजन हो सकता है, इस वजह से तमसा टोंस दोनों याद रखना। ठीक है। एक महान नदी आकर के मिल जाती है इससे, रीवा वाले क्षेत्र में महान नदी आकर के मिल जाती है। रीवा वाले क्षेत्र में एक और नदी आकर के मिल, तीन नदी बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बीहड़ नदी, मैंने बताया था बीहड़ नदी पर बहुत अच्छा एक जलप्रपात बनाया गया है, और वो इसका नाम है चचाई जलप्रपात। किताबों में हम लोग यही पढ़ रहे थे, लेकिन सेलर नदी पर भी एक जलप्रपात, सेलर नदी सीधी नहीं मिलती है। सेलर नदी बेतवा में, सॉरी, टोंस में सीधी नहीं मिलती, इस मैप में आपको सीधा मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन ये पहले मिल रही है बीहड़ से, फिर बीहड़ मिल जाती है टोंस से। सेलर नदी पर बहुटी जलप्रपात बताया था मैंने, बहुटी मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, बहुटी जलप्रपात। 142 मीटर लिखा हुआ है इसका, और ये तो 130 मीटर है। कौन सा? चचाई, जो बिहार पर है। चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे ऊंचा मान सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन में बहुत ही नहीं है तो चचाई ही सबसे ऊंचा माना जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। हम्म। हाँ, शीला जी बोल रहे हैं कि इनके यहाँ पर तमसा बोलते हैं। आप सतना से होंगे तो आपको बिल्कुल पता होगा, तमसा बोला जाता है। प्रयागराज यानी इलाहाबाद के आगे एक जगह पड़ती है, इलाहाबाद के आगे एक जगह पड़ती है सिरसा, वहां पे तमसा मिलती है। इलाहाबाद के आगे एक जगह पड़ती है सिरसा, वहां पर टोंस यानी तमसा नदी जाकर के मिल जाती है। तो ये ध्यान रख सकते हैं, आपकी जो टोंस नदी है वो कहाँ पर जाके मिल रही है? सिरसा नामक जगह है प्रयागराज इलाहाबाद के पास में। इंपॉर्टेंट नदी है क्योंकि मध्य प्रदेश से सीधी जाकर मिलती है, किसमें? गंगा में मिलने वाली नदी है ये। तो दो नदियां सीधी गंगा में मिलती हैं। इसका नाम टोन्स है, प्रेजेंट में टोन्स है, लेकिन पुराणों में जो नाम लिखा गया वो तमसा है। इस वजह से वहां के क्षेत्रीय लोग, यानी सतना में रहने वाले लोग इसे तमसा के नाम से जानते हैं। सतना में इसमें कुंड भी है जिसको बोलते हैं तमसा कुंड। कुंड मैंने समझा है कि नदी बह रही है, एक बहुत गहरा गड्ढा हो जाता है, उसको बोलते हैं कुंड, और कुछ नहीं होता है कुंड। ठीक है। केमुर नदी, मेहर जगह जो है टूरिज्म टूरिस्ट प्लेस है मेहर, माँ शारदा का मंदिर है, काफी फेमस जगह है। तो ये टूरिस्ट प्लेस भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? इस नदी के किनारे बसा हुआ है। मुहाना कहाँ है? मुहाना, इसका मुहाना नहीं मिलेगा। मुहाना उस नदी का होता है जो गिरती है, तो मुहाना नहीं, जबकि गंगा में सिरसा नामक जगह पे मिल जाती है, इतना ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट है सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो मैंने बताया बीहड़ एक तो, महान नदी है एक, सेलर है, इतना ही ध्यान रखो। बाकी बेलाज, सेनकर, बहुत सारी नदियां आती है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तीन याद रख लिया, बीहड़, महान, सेलर, ये तीन नदियां इसकी सहायक नदी है, तो आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट नदी आपकी वेन गंगा। वेन गंगा नदी, वेन गंगा नदी वैसे मध्य प्रदेश में तो कम बहती है, लेकिन ये महाराष्ट्र में जाकर के इंपॉर्टेंट हो जाती है। वेन गंगा नदी महाराष्ट्र, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट कैसे है?
ये सिवनी जगह है, एक सिवनी नाम की एक जगह है। सिवनी में जाओगे ना आप, तो सिवनी में वेन गंगा पर आपको बहुत बड़ा बांध मिलेगा। और वो एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ बांध है, मिट्टी से बना हुआ, कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, मिट्टी से बना होगा तो ऑब्वियसली बात है कीचड़ ही होगा इसमें। तो इसको पढ़ लेते जरा। सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है, सिवनी में एक पठार है जिसका नाम क्या है, पारसवाड़ा पठार। और वहां से ये नदी निकलती है। पठार का नाम जरूर याद रखना, सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है। वेन गंगा की एक सहायक नदी है। देखिए, सहायक नदी बोल दो या दो धारा बोल दो, मिलन बोल दो, इसकी एक सहायक नदी है, या एक नदी से जाके मिल जाती है जिसको बोलते हैं वर्धा। वेन गंगा वर्धा से जब मिलती है तो इन दोनों के जॉइंट को बुलाया जाता है प्राणहिता। ये प्राणहिता नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी प्राणहिता है। लेकिन एक्चुअल में प्राणहिता बनती कैसे है, वेनगंगा और वर्धा दोनों जब मिल जाती है तो महाराष्ट्र में इसे प्राणहिता के नाम से जाना जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसे वेनगंगा के नाम से ही जानते हैं। सहायक नदियां इसकी पेंच है, चंदन है, वर्धा भी लिख सकते हैं, तीन नदियां लिखना, बाकी सब ये नदियां जो है महाराष्ट्र में इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है। पेंच और वर्धा, चंदन भी लिख सकते हैं, इसकी इंपोर्टेंट नदियां हैं। बाकी संजय सरोवर करके यहाँ पर एक मिट्टी का बांध बना हुआ है, इसका ये सबसे बड़ा कीचड़ बांध है। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध या एशिया का सबसे बड़ा कीचड़ का बांध किसे कहेंगे, वो कहेंगे हम लोग संजय सरोवर, जो कि वेन गंगा नदी पर सिवनी में बना हुआ है। अब छोटी छोटी नदियां आ जाती है जिनको हम लोग एक एक लाइन में पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंस बस इतना है कि कहाँ से निकल रही है, बस इतना ध्यान रखना है। उससे ज्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ना, छोटी छोटी नदियां है, बस मेंशन कर दी गई है तो आप पढ़ सकते हैं। कूनो नदी निकलती है शिवपुरी से, चंबल से मिलती है आगे जाकर के मुरैना में। कूनो, इसी नदी के किनारे पालपुर कूनो नेशनल पार्क, अभी हाल ही में एक नया नेशनल पार्क बनाया गया मध्य प्रदेश में, पालपुर कूनो नेशनल पार्क। तो ये पालपुर कूनो नेशनल पार्क जो है कूनो नदी के किनारे ही है। और यहाँ पर शेर लाए जा रहे थे गिर के जंगलों से, वो कैंसिल हो गया है, साउथ अफ्रीका से भी लाने की बात है, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। यूपीएससी में भी कूनो के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया था। 180 किलोमीटर लंबी है, मुरैना में जाकर के चंबल की सहायक नदी बन जाती है। निकलती कहाँ से है? शिवपुरी से, बहुत छोटी नदी है लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है उसका। वर्धा नदी की बात करें तो बैतूल के मूलतई से निकलती है और वेनगंगा में मिल जाती है वर्धा नदी। बैतूल के वही मूलतई जहां से ताप्ती नदी निकल रही है, तो जहां से ताप्ती नदी निकलती है वहीं से वर्धा निकलती है और मिल जाती है वेनगंगा में, और दोनों मिलकर क्या बनाती है, मैंने अभी बताया प्राणहिता। इतना ध्यान रखना, छोटी छोटी नदियां हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं है लेकिन फिर भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कुंवारी नदी। कुंवारी नदी शिवपुरी के पठार से निकलती है, सेम उसी के साथ में निकलती है ये भी, और भिंड जिले में सिंध से मिल जाती है। ये चंबल की सहायक नदी नहीं है। मैप में देखने में मिलेगा कि चंबल से मिल रही है, लेकिन चंबल के सहारे थोड़ा सा बहते हुए भिंड जिले में सिंध नदी से मिल जाती है, जो कटनी से निकलती है। ये सिंध नदी जमुना में मिल जाती है। तो हो सकता है पूछ ले कुंवारी नदी किसकी सहायक नदी है, सिंध की सहायक नदी है कुंवारी नदी, इतना ध्यान रखना बस। शिवपुरी के पठार से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है आपकी कूनो नदी और दूसरी निकलती है आपकी कुंवारी नदी, ठीक है। नेक्स्ट है बीहड़ नदी। बीहड़ नदी इंपॉर्टेंट रिवर, आपको पता है कि बीहड़ नदी सोन की सहायक नदी है। बीहड़ नदी सोन की सहायक नदी है, चचाई जलप्रपात के लिए प्रसिद्ध है, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और बीहड़ नदी रीवा से निकलती है, रीवा के पठार से निकलती है, रीवा पन्ना के पठार से निकलती है, सिंध में जाकर के मिल जाती है, उससे ज्यादा इसका कोई वजूद नहीं है। नेक्स्ट नदी है धसान नदी। धसान नदी रायसेन जिले से निकलती है। मैंने अभी आपको बताया था धसान नदी किससे जाकर मिल जाती है। धसान नदी के बारे में जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे अभी,
कि दसा नदी किसकी सहायक नदी है? बेतवा नदी में हम लोगों ने पढ़ा था। दसान नदी जो है वो बेतवा की सहायक नदी है। ये दसान नदी रायपुर, रायसेन से निकलती है और झांसी के निकट जाकर के बेतवा में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो दसान नदी को भी ध्यान रखना कि दसान नदी किसकी सहायक नदी है और कहाँ से निकलती है। बाकी इससे ज्यादा दसान नदी के बारे में भी नहीं पढ़ना है। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटी छोटी चीजें हैं, जल्दी से खत्म कर लेते हैं इनको। ठीक है, दसान नदी हो गई। उसके अलावा होगी महानदी। देखिए महानदी को लेकर के कंफ्यूजन रहेगा। महानदी ये वो महानदी नहीं है, ये महानदी है, वो महानदी नदी है। ठीक है, महानदी रिवर है वो। ये महानदी, पूरा नाम इसका महानदी, ये छोटी महानदी के नाम से फेमस है। और ये आपके मंडला जिले में ही मिलेगी, छोटी सी है, मंडला जिले के एक गांव से निकलती है और वहीं रहती है ये, मंडला जिले में ही है। तो हो सकता है कि आपको नहीं, इसके बारे में डेटा मिलेगा भी नहीं, बहुत कम जगह इसका डेटा मिला है। इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो महानदी मिलेगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। लेकिन किताबों में बस महानदी दिया हुआ। बनास, बनास नदी छत्तीसगढ़ के महेंद्रगढ़ से निकलती है, सीधी शहडोल जिलों से गुजरती है बनास नदी। चंबल में मिलती है बनास नदी, आपको पढ़ाया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो ये बनास नदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है और जाकर के मिल जाती है चंबल में। जोहिला नदी की बात करें तो वहीं से निकलती है अनूपपुर जिले से, अमरकंटक से, और सोन नदी में मिल जाती है। ये पढ़ा था। जोहिला के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। शिवना नदी जो मंदसौर जिला इस पे बसा हुआ है, रतलाम से निकलती है, रतलाम जिले से उद्गम होती है शिवना नदी में। मंदसौर जिला बसा हुआ है। और ये किसकी सहायक नदी? ये भी चंबल में जाकर के मिल जाती है। तो सारी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं ये, जिनका ओरिजिन पढ़ सकते हो। जल्दी से लिख लिख लीजिए जो भी चीजें हैं। वैसे बहुत कम होता है कि ऐसा आता है, शहर का नाम जरूर पूछ सकता है। शक्कर आपको पता ही है, शक्कर मैंने बताया था नर्मदा नदी की सहायक नदी है। छिंदवाड़ा जिले से निकलती है, अमरवाड़ा के समीप से, और ये जाकर के नर्मदा में मिल जाती है, शक्कर नदी। बारना नदी, ये भी आपकी नर्मदा की सहायक नदी है, जो निकलती है रायसेन जिले से और नर्मदा में जाकर के नीचे मिल जाती है। चोरल नदी इंदौर से निकलती है, चोरल डैम बनाया गया है और ये भी नर्मदा की सहायक नदी है, इंदौर से निकलती है और नर्मदा की सहायक नदी है। सब नर्मदा की सहायक नदी है, तीनों की तीनों। तो ये आप देख सकते हैं, नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मान नदी नर्मदा की सहायक नदी, हथिनी नदी नर्मदा की सहायक नदी। मान नदी जो है वो धार जिले से निकलती है और नर्मदा में जाकर के मिल जाती है। इस पर एक मान परियोजना बनाई गई है। मान परियोजना भी हम लोग पढ़ लेंगे। मान परियोजना एक बांध बना गया है, परियोजना। ध्यान रखना, जहां शब्द लिख गया परियोजना, इसका मतलब उसके मल्टीपर्पज होंगे। जहां खाली लिखा हुआ है बांध, इसका मतलब उससे बिजली उत्पन्न नहीं, दूसरे काम नहीं होते। जो नदी के जो जो बांध के साथ में परियोजना शब्द जोड़ दिया जाए वो बहुउद्देशीय परियोजना हो जाती है। उसके एक से ज्यादा उद्देश्य, सिंचाई के अलावा और भी काम लिए जाएंगे उससे। हथिनी नदी पर एक बांध बनाया गया, जोबट, जोबट परियोजना ही है ये, जोबट परियोजना। को भी समझ लीजिएगा। नर्मदा की सहायक नदी है हथिनी, जो कि अलीराजपुर से निकलती है। ठीक है, जोबट परियोजना। तो ये आपकी नदियां होगी। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे बहुउद्देशीय परियोजना। ठीक है, एक प्रश्न आप लोग ऑलरेडी लिख चुके हो कि नदियों के प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, कारकों की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न भी मैं लिख दूं, दो प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, नदियों के जोड़ने से क्या लाभ होंगे, ये आप लिख सकते हैं। नदियों के जोड़ने से क्या लाभ होंगे, ये प्रश्न का उत्तर भी आप लिख कर के लाए। बाकी आज की क्लास के लिए इतना बहुत है।